मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग कक्षा 10वीं के लिए हिंदी विषय में बड़े भाई साहब पाठ पढ़ रहे हैं और जिसे मैंने भाग 1, 2, 3 आदि में तैयार किया है। यह पाठ कुछ लंबा है और उम्मीद करती हूँ कि आप इस पाठ पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो आपके भविष्य के लिए सहायक। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रतलाम। अब हम अपनी अगली स्लाइड्स पर हैं। कक्षा 10वीं विषय हिंदी और पाठ है बड़े भाई साहब। यह भाग 2 में प्रस्तुत किया जा रहा है। इससे पहले आप भाग 1 पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। यहाँ पर आप देखते हैं एक बालक है जिसके हाथ में उसका रिजल्ट है और जो उसे फेल भी दिखा रहा है। हमारे बड़े भाई साहब का भी हाल कुछ इसी तरह है, वे भी परीक्षा में फेल हो चुके हैं। तो हम अब यहाँ पर देखते हैं पाठ का अगला भाग, जहाँ पर लेखक उनके बारे में क्या बता रहे हैं। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, अर्थात वार्षिक परीक्षा हुई है, एनुअल एग्जाम्स हुए हैं और उनके बड़े भाई फिर से फेल हो चुके हैं। मैं यहाँ पर इस पॉइंटर के साथ, इस कलरफुल पॉइंटर के साथ अंडरलाइन करने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे मैं पास हो गया और अब हम मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया कि मैं उनको आड़े हाथों लूं और कहूं, आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई। मुझे देखिए, मजे से खेलता रहा और पास भी हो गया। लेकिन वे इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उन पर ताना कसने का विचार भी लज्जास्पद जान पड़ा। अर्थात छोटा भाई चाहता है कि वह बड़े भाई को झिड़के, उन्हें ताना दे, लेकिन अपने विचार उन्हें थोड़े शर्मिंदा से करते हुए महसूस हुए क्योंकि बड़ा भाई दुखी और उदास दिखाई दिया। लेकिन हाँ, अब लेखक कहते हैं कि अब मुझ में आत्मसम्मान बढ़ा, अर्थात क्योंकि बड़ा भाई फेल हो चुका है और छोटा भाई खेल करके भी अच्छे अंकों से पास हो गया है, तो उनका कुछ सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ा। बड़े भाई का वह रोब मुझ पर न रहा। रौब अर्थात प्रभाव, दबाव। जो दबदबा पहले बड़े भाई का छोटे पर था, वह प्रभाव अब छोटे पर नहीं रहा और दिल मजबूत हुआ। लेखक का दिल कुछ और ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। उन्होंने सोच लिया था कि अगर फिर से उन्होंने मेरी फजीहत की और मुझे नसीहत देने का प्रयास किया तो वे अपने बड़े भाई को यहाँ पर कुछ भी उल्टा जवाब देंगे और कह देंगे कि आपने खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। खून जलाकर, जो मुहावरा हम पहले भी पढ़ चुके, अर्थात अत्यधिक मेहनत करके तीर मारना, अर्थात आपने क्या हासिल कर लिया है। मैं तो खेलते कूदते भी अपने दर्जे में प्रथम आया हूँ। हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी, हेकड़ी जताना अर्थात घमंड दिखाना। लेखक के भीतर बड़े भाई के प्रति इस प्रकार अपना स्वभाव प्रकट करने की हिम्मत नहीं थी। वे अपना अहंकार दिखा नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी उनके रंग ढंग से यह सब कुछ स्पष्ट हो गया था कि बड़े भाई का आतंक अब छोटे पर नहीं रहा। अर्थात बड़ा भाई जो डांट फटकार कर छोटे को नियंत्रण में रखता था, अब छोटा पास होने पर कुछ अभिमान करने लगा है और बिना रोक टोक के, बिना डर के वह ज्यादा समय खेलने लगा है। बड़े भाई का आतंक छोटे पर नहीं रहा। भाई साहब ने इसे भांप लिया, अर्थात उन्होंने समझ लिया कि छोटा किस दिशा की ओर जा रहा है। एक दिन जब मैं भोर का समय गुल्ली डंडे की भेंट करके, अर्थात सारा समय उन्होंने गुल्ली डंडा खेल लिया है और वे कमरे में चले आ रहे हैं, तो उस समय बड़े भाई ने मानो तलवार खींच ली। तलवार खींच ली अर्थात अब उनका क्रोध नियंत्रण में नहीं रहा और उन्होंने छोटे भाई को डांटना शुरू कर दिया। लेखक यहाँ पर कह रहे हैं आगे, वे मुझ पर टूट पड़े, अर्थात अब उनके शब्द बाण शुरू हो चुके हैं। छोटा भाई अब लगातार उनके शब्दों को झेल रहा है। एक भाषण, उपदेश फिर से यहाँ पर शुरू हो चुका है। बड़े भाई का कहना है, इस साल दर्जे में अव्वल आ गए हो,
तो तुम्हें दिमाग हो गया है। दिमाग होना अर्थात घमंड हो जाना। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़ों की नैया डुबो चुका है, तुम्हारी क्या हस्ती है। तुम्हारी क्या हस्ती है अर्थात तुम्हारा क्या अस्तित्व है कि तुम घमंड करो। इतिहास में रावण का हाल तुमने पढ़ा ही होगा, अर्थात रावण जिसके बारे में संपूर्ण विश्व जानता है, बड़ा महाप्रतापी राजा था, विद्वान था, लेकिन उसका हश्र क्या हुआ? क्योंकि उसने अहंकार किया और यही कारण रहा उसके विनाश का। तो यहाँ पर बड़ा भाई छोटे को अब अपनी उपदेश माला से यहाँ पर समझा रहा है। तो वे कहते हैं कि तुमने उस पाठ से क्या उपदेश लिया, या यूं ही पढ़ गए, अर्थात तुमने रावण को यूं ही पढ़ लिया या उससे कोई शिक्षा भी ग्रहण की। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। केवल किताबें रट करके इम्तिहान पास कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। असल चीज है बुद्धि का विकास। यहाँ पर भाई पुनः इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि केवल पढ़ लेने मात्र से आप विद्वान नहीं कहला सकते जब तक आप उसमें से मूल शिक्षा को नहीं ग्रहण करते हैं। हम अपनी अगली स्लाइड की ओर देख रहे हैं कि छोटा भाई खेल कूद करके किस तरह से मजे से समय व्यतीत कर रहा था। गुल्ली डंडा खेल करके वह अपना सारा समय व्यतीत कर रहा था। पेज नंबर 58 है अब यहाँ पर, और बड़े भाई का उपदेश जारी है। तो वे कहते हैं असल चीज है बुद्धि का विकास, अर्थात हमारी बुद्धि सोचने समझने का, निर्णय करने की क्षमता हमारे भीतर होनी चाहिए। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। केवल शब्दों को पढ़ लेना पर्याप्त नहीं है, उसका मूल तत्व, उसकी आत्मा को समझना भी बहुत जरूरी है। रावण भूमंडल का स्वामी था। भूमंडल संपूर्ण पृथ्वी का वह राजा था। राजाओं को, जो ऐसे राजा होते हैं, उन्हें चक्रवर्ती कहा जाता है। चक्रवर्ती अर्थात सारी दुनिया जिसके आगे नतमस्तक हो, सारे राजा उसके आगे सिर झुकाते हो, वह चक्रवर्ती राजा कहलाता है। तो रावण यहाँ पर चक्रवर्ती था। और वहां पर लेखक के बड़े भाई आगे कहते हैं आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है। तब जब लेखक ने यह कहानी लिखी है उस समय भारत गुलाम था। तो कहते हैं आगे अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत ज्यादा है, दुनिया के कई हिस्सों में उन्होंने अपना अधिकार जमा रखा है, लेकिन हम उन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। ये बात आप याद रखेंगे, अंग्रेज चक्रवर्ती नहीं है, क्योंकि अनेक राष्ट्र अंग्रेजों के आधिपत्य को स्वीकार नहीं करते। कई राष्ट्र स्वाधीन है, तो अंग्रेज जो कि भारत में अपना अधिकार जमाए हुए थे, वे संपूर्ण विश्व में अधिकार नहीं जमा पाए हैं, इसलिए उन्हें चक्रवर्ती नहीं कहेंगे। जबकि रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सारे महीप अर्थात सारे राजा उसे कर देते थे, अर्थात उसे टैक्स देते थे। बड़े बड़े देवता भी उसकी गुलामी करते थे। यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि बड़े बड़े देवता भी उसकी गुलामी कर रहे हैं। धरती की तो बात ही क्या, स्वर्ग तक भी, आसमान तक भी रावण की पहुंच है, देवता भी उसके आगे सर झुकाते हैं। आग और पानी के देवता भी उसके गुलाम थे, लेकिन इतना सब होने पर भी उस रावण का अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। नामो निशान मिटाना यह भी एक मुहावरा है, अर्थात पूरी तरह से रावण का नाश हो चुका था। कोई उसे चुल्लू पानी देने वाला न बचा। चुल्लू पानी देना अर्थात एक अंजलि भर के भी किसी ने उसे पानी नहीं पिलाया। अंत समय में रावण अकेला ही था। यह उसके अभिमान का परिणाम था कि अंत समय में वह अकेला था। आदमी और कुकर्म चाहे जो करे, लेकिन अभिमान न करे, घमंड न करे। अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया, अर्थात जो मनुष्य अहंकार करता है वह दुर्गति को प्राप्त होता है। बड़े भाई का कहना है चाहे और कितनी भी बुराइयां मनुष्य के भीतर हो, शायद उनसे उबर पाना संभव है, लेकिन अहंकार मनुष्य को टिकने नहीं देता, उसका विनाश निश्चित है, जैसे कि रावण का हुआ था। लेकिन बड़े भाई की उपदेश माला यहीं पर समाप्त नहीं हुई है। आगे बढ़ने से पहले हम रावण का चित्र देख रहे हैं, जो कि चक्रवर्ती राजा था।
जिसके आगे संपूर्ण विश्व नतमस्तक था। हम उसी पेज के अगले पैरे की ओर यहाँ पर आ चुके हैं। बड़े भाई ने अन्य उदाहरण भी लिए हैं, जैसे शैतान का, शाही रोम का, जिन्होंने अहंकार किया और विनाश को प्राप्त हुए। तो वे कहते हैं शैतान का हाल तुमने पढ़ा होगा, उसे अभिमान हुआ ईश्वर का उससे बढ़कर कोई भक्त है ही नहीं, और जब मनुष्य अहंकार करता है तो निश्चित रूप से उसका दुष्परिणाम सामने आता ही है। और अंत में यही हुआ शैतान के साथ, वह स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया केवल अहंकार करने के कारण। तीसरा उदाहरण है यहाँ पर रावण। शैतान के बाद लेखक के बड़े भाई यहाँ पर तीसरा उदाहरण दे रहे हैं। शाही रोम ने भी एक बार अहंकार किया और नतीजा हुआ कि वह भीख मांग मांग कर मर गया। तो यहाँ पर लेखक के बड़े भाई कहते हैं तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। सिर फिर जाना अर्थात अहंकार हो जाना, कुछ अलग ही दुनिया में घूमने लगना। और तब उसके भाई कहते हैं तब तो तुम आगे बढ़ चुके, इस अहंकार के साथ अब तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए हो। वे उनको समझाते हुए कह रहे हैं कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए हो। अंधे के हाथ बटेर लग गई, यह भी मुहावरा है। अंधे के हाथ बटेर लगना अर्थात अयोग्य को लाभदायक वस्तु प्राप्त हो जाना। तो छोटा भाई जो कि डिजर्व नहीं करता था कक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होना, उसके हाथ में एक अंधे के हाथ में बटेर के समान लाभदायक सफलता प्राप्त हो गई है और वह अगले दर्जे में आ चुका है। वे आगे कह रहे हैं लेकिन बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, अर्थात लेखक केवल एक बार सफल हुए हैं, एक बार अच्छे अंक आए हैं, बार बार नहीं होगा यह। कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है। अंधा चोट निशाना मतलब तुक्का लग जाना। हो सकता है कि एक बार में आपको बहुत अच्छा उछाल मिल गया हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगली चांस में भी वह खिलाड़ी ऊंची उछाल दे। तो यहाँ पर अंधी चोट निशाना लग गई है, इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं बन सकता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली न जाए, अर्थात जो खिलाड़ी परफेक्ट होता है, हर बार में उसका निशाना अच्छा लगता है। और यह लेखक के लिए बात इस तरह से सफल सटीक बैठेगी कि यदि वह हर परिणाम में, हर कक्षा में सफल होंगे तो वे पढ़ने में अच्छे माने जाएंगे। हो सकता है इस बार सरल पेपर आ रहा हो, लेखक तुक्के में ही पास हो गए हो, लेकिन अगर वे इसी तरह खेलने में समय व्यतीत करते रहे, अपना समय बर्बाद करते रहे, तो निश्चित रूप से अगली कक्षा में उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार बड़े भाई ने अपने भाषण को मुहावरों द्वारा, उपदेशों के द्वारा उन्हें समझाना चाहा है। हम इस पाठ में आए मुहावरों पर दो मुहावरों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जैसे अंधे के हाथ बटेर लगना अर्थात अयोग्य को लाभ होना, अंधा चोट निशाना लगना और तुक्का लगना। पाठ के बीच बीच में यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि हम उन मुहावरों को समझते जाएं। इस चित्र के द्वारा आप देख रहे हैं बड़े भाई ने छोटे भाई को डांटना जारी रखा है और छोटा भाई चुपचाप उनकी बात को सुन रहा है, क्योंकि उसने अपराध किया है और वह है खेलने का। वह पढ़ता नहीं है और खेलने में ज़्यादा समय दे रहा है। अब हम अपने इसी पेज के अगले पैरे की ओर आ रहे हैं, जहाँ पर बड़ा भाई कहता है कि मेरे फेल होने पर मत जाओ, अर्थात वह जानता है क्योंकि वे फेल हो चुके हैं तो छोटा भाई उसका अनुचित फायदा उठा रहा है। वे आगे कहते हैं कि मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। दांतों पसीना आना अर्थात कठिनाई मालूम होना, अत्यधिक कठिनाई मालूम होगी। जब तुम 9वीं कक्षा में आओगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि कितना कठिन कोर्स है, समझना कितना मुश्किल है। जब अलजेब्रा, ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। लोहे के चने चबाना अर्थात अत्यधिक कठिन कार्य करना। इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिस्तान अर्थात अंग्रेजों के देश का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। हम जहाँ पर रहते हैं हम अपने इतिहास से कुछ परिचित रहते हैं, हमारे लिए वह याद करना सरल होता है, लेकिन
अंग्रेजों के देश के इतिहास को पढ़ना अत्यधिक मुश्किल है और 9वीं कक्षा में ब्रिटेन का इतिहास पढ़ाया जाएगा। ऐसी स्थिति में लेखक को समझ में आएगा कि पढ़ाई कोई सरल कार्य नहीं है, यह तो लोहे के चने चबाने जैसा है। वे आगे कह रहे हैं, बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं है। 8 हेनरी हो गुजरे हैं। यहाँ पर वे बता रहे हैं बादशाह बहुत सारे हुए हैं, 8 हेनरी हो चुके हैं। किस हेनरी के समय में कौन सा घटनाक्रम हुआ है, यह याद कर लेना सरल नहीं है। हेनरी 7वें की जगह आपने केवल हेनरी 8वां लिख दिया और आपके सारे नंबर 0 हो जाएंगे, सफा चट बिल्कुल साफ कर दी जाएंगे, सिफर भी न मिलेगा। सिफर मतलब शून्य, 0, सिफर भी वहां पर नहीं मिलेगा। अर्थात इतिहास पढ़ना इतना मुश्किल है कि यदि आपने हेनरी 7 की जगह हेनरी 8 लिखा तो टीचर आपको 0 मार्क भी नहीं देगा, आपके पूरे नंबर कट कर दिए जाएंगे। किस ख्याल में हो तुम? दर्जनों जेम्स हो चुके हैं, दर्जनों विलियम्स हुए हैं, कोड़ियों चार्ल्स हुए हैं। तो यहाँ पर वे बता रहे हैं कि उनके पास जो नाम थे वे इतने कंफ्यूज कर देने वाले थे कि हम स्मरण ही नहीं रख सकते हैं कि किस हेनरी के काल में, किस जेम्स के काल में, चार्ल्स के काल में यह घटनाक्रम हुआ है। और यह सब देखकर हमारा दिमाग चक्कर खाने लगता है, अर्थात गोल गोल घूमने लगता है, समझ नहीं आता कि क्या पढ़ा है और क्या याद किया है। आंधी रोग हो जाता है और ऐसा लगता है कि आंखों को अब दिखाई देना बंद हो चुका है। आंधी रोग होना अर्थात ऐसा लगता है जैसे कि मोतियाबिंद हो चुका है आंखों में, अब आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इन अभागों को नाम भी न जुड़ते थे। अभागे अर्थात भाग्यहीन, दुर्भाग्यशाली। इन अंग्रेजों को नाम लिखना भी नहीं आता था, नाम रखना भी नहीं आता था कि इन्होंने हेनरी के आगे 1, 2, 3 लगा दिया। एक ही नाम के पीछे इन्होंने दोयम लगा दिया, सोयम लगा दिया, चहारोम पंचम लगाते गए। तो यहाँ पर बड़े भाई इस बात से असहमत है कि उन लोगों ने नामों में भी कोई विविधता नहीं रखी। वे कहते हैं मुझसे पूछते तो मैं 10 लाख नाम बता देता। अर्थात जैसा कि हम भारतीयों में ऐसा नहीं होता, हम लोग अलग अलग नाम रखते हैं। तो वे यही कह रहे हैं कि अगर मुझसे पूछते तो शायद कई नाम बता देते, ताकि आने वाले समय में कम से कम विद्यार्थियों को तो कष्ट उठाना नहीं पड़ता, उन्हें किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। हम पुनः अगली स्लाइड पर हैं। यहाँ पर अब हम सबसे पहले भाग 1 में जो पहली बार उपदेश दिया गया था उसमें अंग्रेजी की कठिनाई पर पढ़ चुके हैं। अभी इसी भाग 2 में हमने पहले अहंकार पर रावण, शैतान, शायरुम का उदाहरण पढ़ा। उसके पश्चात हमने अंग्रेजों के इतिहास की कठिनाई पर ध्यान दिया और अब इस पैरे में बड़े भाई ने ज्योमेट्री और अलजेब्रा की कठिनाई पर ध्यान दिया है। बड़े भाई बहुत सारी बातों पर असहमत है, उस समय की शिक्षा व्यवस्था पर भी उन्होंने यहाँ पर प्रहार किया है। वे कहते हैं खुदा की पनाह, अ स ब की जगह अ ज ब लिख दिया, अर्थात ABC की जगह आपने BCA भी लिख दिया तो सारे नंबर आपके मिटा दिए गए। कोई इन निर्दयी मुमतहिनों से अर्थात कोई इन परीक्षकों से पूछे कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या अंतर है। आप स्वयं यहाँ पर देखिए लेखक क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अ ब ज और अ ज ब अर्थात सीक्वेंस चेंज कर देने से ज्योमेट्री में क्या अंतर पड़ गया। और व्यर्थ की बात के लिए छात्रों का खून करते हो। छात्रों का खून करने से अभिप्राय यहाँ पर उनके अंक काट दिए जाते हैं, जिससे कि उनका मोरल डाउन हो जाता है, क्योंकि उन्होंने केवल ABC की जगह BCA या कुछ अन्य क्रम लिख दिया है। अब वे यहाँ पर अपना तर्क दे रहे हैं, जो तर्क सुन करके ऐसा लगता है कि वे बात सही कह रहे हैं। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? लेकिन इन परीक्षकों को क्या परवाह। अर्थात आप चाहे कहें, पहली बार कहें कि दाल चावल रोटी खाई या चावल दाल रोटी खाई, बात तो सेम ही है। लेकिन इन परीक्षकों को समझ में नहीं आता, बस बच्चों को रटवाने पर लगे रहते हैं। वे तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है, चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें। अर्थात मैथ्स जैसे जटिल विषय को भी अच्छी तरह से समझाया नहीं जा रहा है, क्योंकि बड़े भाई साहब को समझ में नहीं आया कि यदि ABC या BCA को क्रम में रखने का क्या लाभ है। और शायद उनके अध्यापकों ने उन्हें
प्रेरित किया होगा या वे चाहते होंगे कि बच्चे अच्छे अंक लाएं, गणित में ध्यान दें, और लड़के शायद रटने पर विवश रहे होंगे। तो वे कहते हैं इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। गणित जैसे विषय की भी सही व्याख्या न होने के कारण बच्चे रटने लगे हैं, और इसी रटंत को वे विद्या कहते हैं, शिक्षा कहते हैं, जिससे कि बड़े भाई साहब बहुत असहमत है। बिल्कुल भी वे इस बात से अग्री नहीं है। आखिर इन बेसिर पैर की व्यर्थ की बातों को पढ़ने से क्या फायदा। तो वे ज्योमेट्री की कठिनाई पर यहाँ पर प्रकाश डाल रहे हैं कि जरा सा भी हमारा ध्यान टूटा, हमारी एकाग्रता कम हुई, हमारे अंक चले जाएंगे। इस रेखा पर लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगुना हो जाएगा। ऐसा हम लोग पढ़ते हैं गणित में, लेकिन पूछिए इससे क्या प्रयोजन। अब वे इसका उद्देश्य तो बच्चों को समझाया नहीं गया है, सीधे ही पाठ पर आ जाते हैं, और यही कारण है कि बड़े भाई समझ नहीं पा रहे हैं इन सारे सवालों से बच्चों को क्या फायदा। उन्हें लाभदायक विषय नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, इस तरह से व्यर्थ की बातें पढ़ाई जा रही है। दुगुना हो चौगुना हो आधा रहे मेरी बला से, लेकिन इन परीक्षा में यदि हमें पास होना है तो ये सब खुराफात हमें याद करनी पड़ेगी। ऐसा बड़े भाई कह रहे हैं कि यदि हमें गणित में भी पास होना है तो ये सारी जुगत, यह सारी खुराफात हमें याद रखनी पड़ेगी। अर्थात वे ज्योमेट्री विषय की खूबियों से या उसकी कमियों से यहाँ पर छोटे भाई को फटकार लगाते हुए कहते हैं कि ज्योमेट्री भी बहुत कठिन है। यदि तुमने इसी तरह खेलने कूदने में समय व्यर्थ किया, पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया, तो तुम मेरी कक्षा में आते आते तुम्हें सब समझ में आ जाएगा कि क्या करना चाहिए था और क्या नहीं। तो यहाँ पर जैसे बड़े भाई पढ़ रहे हैं, वे चाहते हैं छोटा भाई भी पढ़ाई की ओर लगातार ध्यान दे। अब हम उपदेश की इसी श्रृंखला में, इसी कड़ी में पेज नंबर 59 पर आ चुके हैं। यहाँ पर बड़े भाई ने ज्योमेट्री पर भी प्रहार किया है। अब इस पैराग्राफ में वे हिंदी विषय की कमियों पर प्रहार कर रहे हैं। जैसे वे सबसे पहले कह रहे हैं उन्हें निबंध लिखने को कहा गया है, समय की पाबंदी, तो और वह कितने पन्ने में होना चाहिए, कम से कम 4 पन्नों में होना चाहिए। अब कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए उनके नाम को हम रोते रहे। अर्थात जो सरल सा विषय है उसे भी उन्होंने कठिन बना दिया। समय की पाबंदी पर 1 पेज 2 पेज में भी लिखा जा सकता था, लेकिन उस पर 4 पन्नों में लिखना है, और विद्यार्थी जो है इस विषय पर सोचता रहेगा। लेखक कहते हैं, उनके बड़े भाई कह रहे हैं, कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। अर्थात हर बालक मनुष्य जानता है कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। यदि मनुष्य इसका पालन करता है तो उससे इसके जीवन में संयम आता है, दूसरों के सामने सफल होता है, कारोबार में भी उसे तरक्की होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर जो कि एक वाक्य में भी कही जा सकती है, उसे 4 पन्नों में लिखने की क्या जरूरत है। अर्थात हिंदी के इस प्रश्न से लेखक सहमत नहीं है। समय की पाबंदी, जिसमें हम समय का महत्व दर्शाना चाह रहे हैं, लेकिन उस पर अनावश्यक लंबी चौड़ी बातें लिखकर, वह भी कम से कम 4 पन्नों में लिखकर अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, गवा रहे हैं। तो उनका आगे वक्तव्य है, यह समय की किफायत नहीं है, यह तो उसका दुरुपयोग है। और इस तरह से 4 पन्ने रंग कर, स्याही से रंग कर हमने समय का महत्व नहीं दर्शाया, बल्कि हमने समय का दुरुपयोग किया है। वे आगे कहते हैं, आदमी को चाहे जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे। अर्थात संक्षिप्त में जो बात कही जा सकती है उसके लिए व्यर्थ समय बर्बाद करने की क्या आवश्यकता है। तो वे कहते नहीं, लेकिन टीचर्स की तो फरमाइश है आप 4 पेज लिखने, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। चाहे जैसे लिखे, और पन्ने भी कोई छोटे नहीं है, वे पूरे फुल स्केप आकार के पन्ने यहाँ पर छात्रों को लिखने को कहा गया है। और लेखक के बड़े भाई कहते हैं, यह छात्रों के लिए किसी अत्याचार से कम नहीं है, यह तो पूरी तरह से उन पर अन्याय है। अनर्थ तो यह है कि संक्षेप में लिखो। अब उनसे क्या कहा गया है, 4 पन्ने, और वह भी संक्षेप में। तो मतलब जब 4 पन्ने लिखने को कहा गया है, परीक्षकों के लिए यह संक्षिप्त है, तो फिर इससे बड़ा विरोधाभास क्या हो सकता है। संक्षिप्त का मतलब होगा कि 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, या ज्यादा से ज्यादा 1 पन्ना 2 पन्ने।
लेकिन आप कह रहे हैं संक्षिप्त में लिखो, परंतु 4 पन्ने लिखो, अर्थात यहाँ पर प्रश्न भी अपने आप में गलत है। संक्षिप्त में लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। अगर संक्षिप्त में लिखना 4 पन्ने के बराबर है और अगर विस्तृत लिखने को कह दिया जाता तो शायद वे 100-200 पन्ने ही लिखवा डालते। इस प्रकार बड़ा भाई छोटे भाई को समझा रहा है कि किस तरह से प्रश्न आते हैं, किस प्रकार प्रश्न पत्र अपने आप में ही विरोधों को लिए हुए होता है। जहां प्रश्न कहता है कि आप संक्षिप्त में लिखो लेकिन 4 पन्ने, और विस्तृत लिखने को कहते तो शायद वे पूरी कॉपी ही भरवा देते। तो इस प्रकार हिंदी विषय की भी अपनी कमियों को उन्होंने यहाँ पर दर्शाया है। तो मतलब वे ये कहना चाहते हैं कि तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी, ये दोनों बातें एक साथ संभव ही नहीं है। और बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन उन शिक्षकों में इतनी समझ नहीं कि संक्षिप्त में 4 पन्ने नहीं होते। तो यहाँ पर हिंदी विषय की कमी पर प्रहार करने के पश्चात बड़े भाई आगे क्या कहते हैं कि मैं इसे हिमाकत कहता हूँ। हिमाकत अर्थात दुस्साहस। परीक्षकों की यह बुरी हिम्मत है कि वे 4 पन्ने लिखने को कह रहे हैं और अपनी बात पर अड़े हुए हैं। यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि लेखक किस तरह से अपनी बात मनवाने के लिए छोटे भाई को तरह तरह के तर्क दे रहे हैं। वे कहते हैं इन अध्यापकों को तमीज नहीं, और उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। तो बड़ा भाई बहुत बुरी तरह से यहाँ नाराज दिखाई देता है अध्यापकों की अध्यापन शैली से और उनके प्रश्न पत्रों से। वह कहता है कि अध्यापक दावा तो करते हैं हम अध्यापक हैं, लेकिन वह बच्चों के मनोविज्ञान को नहीं समझते, उनके मन की बात को नहीं समझते हैं। प्रश्न पत्र बनाएंगे लेकिन वह इतना सरल नहीं होगा कि बच्चे सरलता से उस बात को समझ जाएं। तो वे आगे कह रहे हैं लेखक के बड़े भाई, मेरे दर्जे में आओगे तो पापड़ बेलने पड़ेंगे। पापड़ बेलना अर्थात अत्यधिक मुश्किलों का सामना करना। आटे दाल का भाव मालूम चलेगा अर्थात वास्तविकता का पता चलेगा। और अभी तो तुम 1 दर्जे में पास हो गए हो तो जमीन पर पांव नहीं रखते, अर्थात तुम अत्यधिक प्रसन्नता के साथ बाहर खेलकूद करते रहते हो, समय व्यतीत करते रहते हो। और वे आगे कह रहे हैं इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो चुका हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए। गिरह बांधिए यह भी मुहावरा है जिसका अर्थ है गांठ बांधना या याद रखना। अगर तुमने मेरी इन सारी बातों को याद नहीं रखा और इसी तरह समय व्यर्थ करते रहे, बर्बाद करते रहे, तो निश्चित ही असफलता देखनी पड़ेगी। तो बेहतर होगा कि तुम खेलना छोड़ो और पढ़ाई पर ध्यान दो। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। हम अब अपनी अगली स्लाइड की ओर जा रहे हैं, जहाँ पर देख रहे हैं छोटा भाई हाथ बांधे गर्दन नीचे किए है और बड़ा भाई क्रोध में उसे उपदेश दे रहा है। और छोटा भाई मजबूर है, वह कुछ कह नहीं सकता, बड़े भाई के सम्मान के कारण उसे सुनना ही है। यहाँ पर अब छोटा भाई किस तरह से अपनी प्राण बचाता है, किस तरह से उसे इन उपदेशों से मुक्ति मिलती है, उसके लिए उन्होंने आगे लिखा है स्कूल का समय निकट था, तो नहीं तो यह उपदेश माला कब समाप्त होती। और ऐसा लगता है कि उन्हें आज भोजन भी निस्वाद सा लग रहा था। आज लेखक को भोजन में कुछ मजा नहीं आया। पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है, अगर फेल हो जाते तो शायद उनके प्राण ही ले लिए जाते। अर्थात जब छोटा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुआ है तब भी उन्हें डांट पड़ रही है। भगवान न करे यदि वे फेल हो जाते तब तो उन्हें अपने प्राण ही त्याग देने पड़ते। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का भयंकर चित्र खींचा था। उसने लेखक को भयभीत कर दिया। लेखक बहुत ज्यादा डर गए कि अरे आने वाले समय में पढ़ाई इतनी कठिन हो जाएगी, और क्योंकि उनसे पढ़ाई तो बिल्कुल होती ही नहीं है। वे कहते हैं स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि वे इतना डर चुके थे और कभी उन्होंने घर जाने का नाम नहीं लिया। लेकिन क्या उन्होंने खेलना कूदना छोड़ दिया? आगे लिखते हैं वे, इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। अर्थात जैसे तैसे वे खेल कूद में ही लगे रहे, जैसे तैसे उन्होंने कुछ कुछ पढ़ना जारी रखा, लेकिन मन लगाकर वे किताबों से दोस्ती न कर सके। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से नहीं जाने देता। इतनी डांट पड़ने पर भी
वे खेल कूद में यहाँ पर अपने आप को दूर नहीं कर सकते। पढ़ता लेकिन बहुत कम, इतना पढ़ता कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील न होना पड़े। जलील होना अर्थात अपमानित होना। तो वे केवल इतना काम पूरा कर लेते हैं जैसे कि होमवर्क कर लिया, ताकि अपनी कक्षा में उन्हें इंसल्ट न देखनी पड़े, अपने आप को अपमानित महसूस न करना पड़े। बस इतना ही वे पढ़ पा रहे हैं, इससे ज़्यादा उनके बस की बात नहीं है। अब उन्हें ये आगे लिख रहे हैं कि अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया और चोरों का सा जीवन कटने लगा। अर्थात अभी तक पास होकर जो वे कुछ कॉन्फिडेंट हुए थे, अब चोरों के समान, मानो उन्होंने कोई अपराध कर लिया है, बिल्कुल घबराए हुए से, स्वयं पर अविश्वास करते हुए वे रहने लगे। अब वे बड़े भाई से डरने लगे और फिर से कोशिश करते कि पढ़ाई पर ध्यान हो, लेकिन उनका मन खेल कूद में जाता था। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा।